नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज। दूसरे चरण में 54% से अधिक मतदान हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव निर्णायक दौर में। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक। भारत, अमेरिका और जापान के मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। इस चरण में किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल सहित 15 जिलों के 78 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए मतदान भी साथ ही कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा सहित वाम दलों के नेता भी जनसभा, रैली और रोड शो में लगे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में उद्योग बंद हो गए थे, लेकिन अब नए उद्योग बिहार में लगने शुरू हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों की आय और विकास दर बढ़ी है। श्री कुमार ने दावा किया कि इस चुनाव में विकास की जीत होगी। दूसरी ओर आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने सुपौल, सहरसा और मधेपुरा की चुनावी सभा में आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ है। लोगों के पलायन और बाढ़ से बचाव के लिए कोई काम नहीं किया गया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मधुबनी में लोगों से सत्ता परिवर्तन के लिए वोट देने की अपील करते हुए कहा कि बिहार में विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और 7 निश्चय योजना में लूट मची हुई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बिहारीगंज और अररिया में महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले गए। इस चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। लगभग 54% से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों के तहत चुनाव संबंधी गतिविधियों से जुड़े सभी लोगों को मास्क लगाने का निर्देश दिया गया। सभी की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। मतदान के दौरान सभी जगह सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया। सभी मतदान केंद्रों को भी सैनिटाइज किया गया। इस चरण में कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 146 महिलाएं हैं और 1 ट्रांसजेंडर है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हुआ था। तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। बिहार के साथ कल गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड की 54 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी के और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में 56.85% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार डांग अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 74.71% मतदान हुआ। कर्नाटक में सिरा और आरा नगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।
सिरा में दिव्यांग मतदाताओं में से 85% ने, जबकि आरआर नगर में केवल 9% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में कल 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में लगभग 70% मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने उपचुनाव में जीत के दावे किए हैं। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भारी मतदान को अपने पक्ष में जन समर्थन बताया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश की आगर और बदनावर सीटों पर 83% से अधिक मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम 48% मतदान ग्वालियर पूर्व में दर्ज किया गया है। राज्य के 19 जिलों की इन 28 सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 73% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 66% मतदान दर्ज हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी मतदाताओं को इस भारी मतदान के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसे लोगों और लोकतंत्र की जीत बताया है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर भाजपा पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में चिप होती है और उसे हैक किया जा सकता है। इस पर पलटवार करते हुए श्री चौहान ने कहा कि 2018 के चुनाव में भी ईवीएम का उपयोग किया गया था, जिसमें कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और उसने सरकार भी बनाई थी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव निर्णायक दौर में पहुंच गया है। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच जबरदस्त मुकाबला है। ये चुनाव कोरोना महामारी संकट के बीच हो रहा है। 10 करोड़ से अधिक लोग अपना वोट दे चुके हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस सदी का सर्वाधिक मतदान होगा। एक रिपोर्ट। 74 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप और 77 वर्षीय जो बाइडेन अपने अपने अंदाज में मतदाताओं को रिझाने में लगे रहे। देश के प्रमुख मुद्दों पर दोनों प्रतिद्वंदियों के जबरदस्त मतभेद हैं। कोविड-19 से किस तरह से निपटा जाए और अर्थव्यवस्था कैसे संचालित होनी चाहिए, इसे लेकर दोनों के बीच प्रचार के दौरान तीखी बहसें हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थन के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं और लोगों से आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन और कोविड महामारी से निपटने में व्यावहारिक दृष्टिकोण के नाम पर वोट देने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने देश में महामारी की स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए ट्रंप सरकार के प्रयासों पर निशाना साधते हुए लोगों से वोट देने की अपील की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से नहीं होता है। यहाँ मतदाता निर्वाचन समूह के सदस्य चुनते हैं। निर्वाचन समूह के लिए चुने गए सदस्य दिसंबर में अपनी बैठक में राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। प्रत्येक प्रांत के निर्वाचन समूह के सदस्यों की संख्या वहाँ की जनसंख्या पर आधारित होती है और निर्वाचित सदस्यों को यह ध्यान में रखना होता है कि बहुमत का रुझान किस प्रत्याशी के पक्ष में है। निर्वाचन समूह के 538 वोट हैं और राष्ट्रपति चुने जाने के लिए प्रत्याशी को कम से कम 270 वोट चाहिए। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। वहां बसे भारतीयों की संख्या लगभग 40 लाख है। यही कारण है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों ने भारतीय अमेरिकियों को रिझाने के हर संभव प्रयास किए हैं। एक रिपोर्ट। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियां भारतीय मूल के अमेरिकी समुदाय को अपने पक्ष में करने के हर संभव प्रयास कर रही हैं। अमेरिका में मैक्सिको नागरिकों के बाद भारतीय सबसे अधिक संख्या में हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई, पेप्सिको की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नूई जानी मानी भारतीय अमेरिकी हस्तियां हैं। सबसे अधिक संख्या में भारतीय न्यूयॉर्क में बसे हैं। इसके बाद शिकागो और वाशिंगटन डीसी का स्थान है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपने चुनाव अभियान के अपने घोषणा पत्र में भारतीय अमेरिकी मतदाताओं को तवज्जो दी है। उधर श्री ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाला विज्ञापन ऑनलाइन शेयर किया। राजनीतिक परिदृश्य में भारतीयों का प्रभाव और उनकी संख्या काफी अधिक है। इसी के मद्देनजर दोनों दल उनके वोट पाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर लगभग 92% पर पहुंच गई है। इस समय संक्रमित होने की दर 7.4% है। साप्ताहिक संक्रमण की दर 4.4%, जबकि दैनिक संक्रमण की दर 3.7% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 5,991 लोग संक्रमित हो रहे हैं। केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखे जाएं तो हम 5,991 केस प्रति 10 लाख की आबादी पर हैं। हमसे जो बाकी देश हैं वो कहीं ज्यादा हैं, 5 गुने तक उनकी संख्या है।
यदि आप मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 89 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन है, जो विश्व का औसत है वो 154 है और अन्य देशों में ये 600-700 तक भी प्रति मिलियन डेथ्स हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक हो रहे लोगों की संख्या 76 लाख से ऊपर पहुंच गई है। देश में इस समय लगभग 5,41,000 मरीज का उपचार चल रहा है। देश में कोविड मृत्यु दर 1.49% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। मृतकों की संख्या 1,23,097 हो गई है। गुजरात में कल 954 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में इस महामारी से स्वस्थ होने की दर 90.78% तक पहुंच गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 1,75,633 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,59,448 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,197 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 62,10,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 198 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 166 मामले सामने आए। कल 6 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,734 हो गई है। इस बीच राज्य सरकार ने दावा किया है कि संक्रमण के मामलों में कमी के चलते राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाई की मांग में भी काफी कमी आई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कोविड संक्रमण में लगातार गिरावट आ रही है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या कम हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल 2,435 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 669 चेन्नई के हैं। तमिलनाडु में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 7 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमण पुष्टि की दर कम होकर 3.5% पर आ गए हैं। आरटीपीसीआर जांच के नतीजे भी लगभग 10 घंटे में आ जाते हैं, जबकि पहले इनके लिए 4 दिन इंतजार करना पड़ता था। लगभग 80% जांच सरकारी प्रयोगशालाओं में निःशुल्क की गई हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मीडिया बुलेटिन के अनुसार 1,000 से अधिक उपचाराधीन रोगियों वाले जिलों में स्वस्थ होने वालों की संख्या नए संक्रमितों की तुलना में अधिक हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए चेन्नई से जय सिंह। मिजोरम में राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आइजॉल नगर पालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को इस महीने की 9 तारीख के लिए बढ़ा दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में विशेषकर आइजॉल नगर में कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए ये निर्णय लिया है। कोविड-19 दिशा निर्देश को कड़ाई से लागू करने के लिए राज्यव्यापी नो टॉलरेंस फोर्टनाइट भी मनाया जा रहा है। राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। सामुदायिक भवन, व्यायामशालाएं, पिकनिक स्थल और गिरजाघर बंद हैं। ओडिशा सरकार ने इस महीने की 10 से 30 तारीख तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोविड-19 की स्थिति के बीच पटाखे जलाने से होने वाले नुकसान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा के दौरान नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कई एहतियाती उपायों के बारे में बताया। विटामिन सी जो है शरीर की इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। हमारे रक्त में जो सफेद कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, इनकी जो संक्रमण करने वाले कीटाणु हैं उनको भी ये ज्यादा खाने में मदद करते हैं और जो लड़ने की क्षमता है व्हाइट ब्लड सेल्स की उनको भी बढ़ाता है। जो घाव होते हैं वो भी जल्दी भर जाते हैं। जितने भी हमें कीटाणुओं को मारने के लिए जरूरत पड़ती है उसमें भी इसका बहुत फायदा देखा गया है। कोरोना, निमोनिया भी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, नजला जुकाम, तो उसमें खास तौर से विटामिन सी मददगार साबित हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है,
प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज। दूसरे चरण में 54% से अधिक मतदान हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव निर्णायक दौर में। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92% के करीब। भारत, अमेरिका और जापान के मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। 24वें मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण कल विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें भाग ले रहे हैं। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए अभ्यास की प्रक्रिया संपर्क रहित तय की गई है। ये अभ्यास मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय और सहयोग का परिचायक है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2 चरणों में होना है। पहले चरण में जटिल और उन्नत अभ्यास होंगे। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने बताया कि मालाबार अभ्यास उनके देश के रक्षा बल के लिए ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के बीच गहरे विश्वास और सुरक्षा के साझा मुद्दों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता का परिचायक है। मालाबार नौसेना अभ्यास श्रृंखला 1992 में भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुई थी और 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र 21वीं सदी की राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं के साथ आर्थिक वृद्धि और विकास प्रतिस्पर्धाओं के केंद्र बिंदु में है। वे कल लंदन में पॉलिसी एक्सचेंज में कोविड संकट के बाद भारत की विदेश नीति का उल्लेख कर रहे थे। विदेश सचिव ने कहा कि 21वीं सदी में हिंद प्रशांत क्षेत्र संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लोगों के साझा हित के केंद्र के रूप में उभरेगा। हिंद प्रशांत सामुद्रिक तंत्र के जरिए विश्व व्यापार का लगभग 65% संचालित होता है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसका 60% योगदान है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90% इसके माध्यम से होता है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत के लिए और विश्व के अनेक देशों के लिए आर्थिक गतिविधियों का अटलांटिक से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरित होने का व्यापक महत्व है। It must also be acknowledged that institution formation in the Indo-Pacific is still at an incipient stage. It took the shock of 2 world wars in a generation for the Atlantic consensus to be formalized and institutionalized. It is possible that the after effects of the pandemic, the biggest disruption to the global system since the Second World War, could nurture similar approaches in the Indo-Pacific. श्री हर्षवर्धन श्रृंगला 3 यूरोपीय देशों फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा के अंतिम चरण में कल लंदन पहुंचे थे। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के नेतृत्व वाले 3 देशों ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से वार्षिक स्तर पर होने वाली राजनीतिक वार्ता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। खाड़ी सहयोग परिषद का प्रतिनिधित्व संगठन के महासचिव डॉक्टर नायफ फलाह एम अल हजरफ, बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी और संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री डॉक्टर अनवर बिन मोहम्मद गरगाश ने किया। इसमें सऊदी अरब, कुवैत और कतर के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।
वार्ता में नेताओं ने भारत खाड़ी सहयोग परिषद संबंधों की व्यापक समीक्षा की और पिछले कुछ वर्षों में संबंधों में आई प्रगाढ़ता की सराहना की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनधन खातों सहित बैंक के 60 करोड़ बचत खातों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक सेवा शुल्कों में वृद्धि कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों को अपनी सेवाओं के लिए उचित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से शुल्क लगाने की अनुमति है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने जानकारी दी है कि कोविड महामारी को देखते हुए निकट भविष्य में सेवा शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने देश में अच्छी गुणवत्ता के चावल का वितरण बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। पौष्टिक चावल वितरण से संबंधित समीक्षा बैठक में भारतीय खाद्य निगम से समन्वित बाल विकास सेवाओं और मिड डे मील योजना के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष में देश के सभी जिलों में अच्छी गुणवत्ता के चावल की सरकारी खरीद और वितरण के लिए बृहद योजना बनाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि देश के 112 चिन्हित जिलों के लिए अच्छे चावल की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल से संबंधित केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना चला रहा है। इस योजना को लागू करने के लिए 15 राज्य सरकारों ने संबंधित जिलों की पहचान कर ली है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ने अपने अपने जिलों में अच्छी गुणवत्ता के चावल का वितरण शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वैश्विक निवेशक आभासी गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसका आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष द्वारा किया जा रहा है। ये प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारत के अग्रणी व्यापारियों और सरकार तथा वित्तीय बाजार नियामकों के बीच होने वाला विशेष सम्मेलन है। गोलमेज सम्मेलन में वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। सम्मेलन में दुनिया के सबसे बड़े पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड वाले 20 संगठन भाग ले रहे हैं, जिनकी कुल प्रबंधन कोष क्षमता लगभग $6 लाख करोड़ की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश के लिए भंडारण सीमा तय कर दी है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को आसानी से प्याज उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भंडारण पर रोक लगाने और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरकार के आदेश के मुताबिक खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन तक प्याज का भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। ये सीमा दिसंबर के आखिर तक लागू रहेगी। केवल आयातकों को ही इस सीमा से छूट रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीट में कहा है कि इससे पहले बीते 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी। स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को 3 दिन का समय दिया जाएगा। व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम 3 दिन में पूरा कर लेना होगा। उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी। प्रदेश के कुछ जनपदों में प्याज की कीमतों में अचानक आई उछाल को नियंत्रित करने के लिए ये प्रबंध किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के आयुक्त संजीव वर्मा ने सीमावर्ती जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक कर सीमा से लगे क्षेत्रों में निजी और सामुदायिक बंकरों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ के उपायुक्तों ने भाग लिया। उपायुक्तों ने अपने जिलों में निजी और सामुदायिक निर्मित और निर्माणाधीन बंकरों के बारे में अवगत कराया। उपायुक्तों ने बताया कि संभाग में 7,777 बंकरों का निर्माण पूरा हो गया है, जबकि 334 बंकरों के निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में पहुंच गए हैं। इनमें से 6,839 बंकर निजी और 938 बंकर सामुदायिक हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सोमवार को हुई गोलीबारी में हमलावर समेत 5 लोगों की मौत हुई है और 17 अन्य घायल हुए हैं। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री कार्ल नेहमहन ने बताया कि 2 पुरुष और 2 महिलाओं की मौत हमले में आई चोटों के कारण हुई। एक संदिग्ध हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। वियना के स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों ने बताया कि 17 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें 7 की हालत गंभीर है। सोमवार को 6 जगहों पर अनेक हथियारबंद लोगों ने हमले किए। इनमें एक हमला यहूदी पूजा स्थल के पास हुआ।
हमला ऐसे समय में हुआ जब कुछ देर बाद ही ऑस्ट्रिया दोबारा कोरोना लॉकडाउन की घोषणा करने वाला था और लोग बार और रेस्तरां में लॉकडाउन से पहले एकत्र थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया में हुए जघन्य आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि त्रासदी की इस घड़ी में भारत ऑस्ट्रिया के साथ है। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। चीन की प्रमुख कंपनी एंट ग्रुप के शंघाई और हांगकांग के शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया टल गई है। इस कंपनी को जनता के लिए 35 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का आईपीओ जारी करना था, लेकिन ग्रुप के संस्थापक जैक मा और चीनी शेयर बाजार के संचालकों के बीच सोमवार को हुई बैठक के बाद कंपनी को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया टाल दी गई। शंघाई शेयर बाजार ने आज एंट ग्रुप को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया अस्थायी तौर पर स्थगित करने का निर्णय किया है। माना जा रहा है कि एंट ग्रुप शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की शर्तें पूरी नहीं कर पाया है। शारजाह में कल आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हराकर प्लेऑफ में स्थान पक्का किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने बिना कोई विकेट खोए 17 ओवर और 1 गेंद में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। कल प्लेऑफ के पहले मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह हल्की धुंध छाई रही। तापमान 10 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में आसमान साफ रहने के आसार हैं, लेकिन दोपहर या शाम को बादल घिर सकते हैं। गिलगित में तापमान 1 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से ममता किरण। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्राथमिकता दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 54% से अधिक मतदान पर हिन्दुस्तान ने लिखा है, शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने ज्यादा उत्साह दिखा। जनसत्ता का कहना है कि सीटों के हिसाब से ये चरण महत्वपूर्ण था। कोविड-19 को पहली खबर बनाते हुए अमर उजाला लिखता है, देश में स्वस्थ होने की दर 92% हुई। पत्र ने नीति आयोग का बयान दिया है, भारत ने सीमित किया संक्रमण, ये गति बनाए रखना जरूरी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, देश भर में राहत, दिल्ली में आफत। पत्र ने आगे लिखा है, दिल्ली एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से पहले अब कोविड जांच की नई सुविधा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कल हुए आतंकी हमले को दैनिक भास्कर ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, आतंकवाद के निशाने पर यूरोप। अफ्रीकी देश माली में फ्रांस के एयर स्ट्राइक में 50 आतंकियों के ढेर होने की खबर राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में है। हरिभूमि लिखता है, फ्रांस ने मोदी का मॉडल अपनाया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर अमर उजाला की सुर्खी है, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की बागडोर सौंपने पर जनता ने किया निर्णय। जनसत्ता लिखता है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मतदान। हवा चलने से दिल्ली में प्रदूषण में आई थोड़ी सी कमी, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र लिखता है, वायु प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी घटकर 10% पर आई। हिन्दुस्तान की खबर है, मसूरी डलहौजी से भी सर्द, दिल्ली न्यूनतम पारा 10 डिग्री पर आया। जनसत्ता की सुर्खी है, शीतलहर का अंदेशा, दबे पांव दिल्ली में चली आई सर्दी। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, जयपुर समेत देश के 30 शहरों में 2050 तक भयंकर जल संकट। पत्र लिखता है, जल संकट को लेकर दुनिया भर में सर्वे किया गया और 100 शहरों की स्थिति बेहद खराब पाई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज, दूसरे चरण में 54% से अधिक मतदान हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव निर्णायक दौर में, देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92% के करीब। भारत, अमेरिका और जापान के मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा
ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।